नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। अभी तक हमने लक्ष्य बुक जिसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी के 17 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा चैप्टर नंबर 18। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 18, हर समय लचीले रहें। जब मैं आखिरकार यह फैसला कर लेता हूँ कि कोई परिणाम वाकई हासिल करने लायक है तो मैं उस पर काम करने लगता हूँ और तब तक एक के बाद एक कोशिश करता रहता हूँ जब तक कि वह परिणाम नहीं मिल जाता। थॉमस एडिसन। यह चीज़ों की प्रकृति में है कि कुछ लोग बाकी लोगों से ज़्यादा सफल और सुखी रहेंगे, कुछ लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे, बेहतर जीवन जिएंगे, ज़्यादा संतुष्टि का आनंद लेंगे, उनके संबंध ज़्यादा सुखद होंगे और वे अपने समुदाय के प्रति ज़्यादा योगदान देंगे। बाकी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। कंसास सिटी के मैनिंगर इंस्टीट्यूट ने कुछ समय पहले एक सर्वे किया था कि 21वीं सदी में सफलता और खुशी पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। वृहद शोध के बाद उनका निष्कर्ष यह था कि अब तीव्र परिवर्तन के दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण विकसित कर सकते हैं वह है लचीलापन। लचीलेपन का विपरीत है कठोरता, यानी नई जानकारी या परिस्थितियों के आने पर परिवर्तन करने की अनिच्छा। लचीली सोच का विपरीत है निश्चित या यांत्रिकीय सोच। जीवन का खुले दिमाग से सामना करने का विपरीत है हर स्थिति में स्वचालित और पहले से तय तरीकों से प्रक्रिया करना। इसलिए अगर आप आम आदमी से ज़्यादा बनना, करना और पाना चाहते हैं तो आपके लिए लचीलेपन का गुण बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन की गति। आज शायद आपके जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है परिवर्तन की गति। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ परिवर्तन इतिहास में सबसे तीव्र गति से हो रहे हैं और इनकी गति हर साल बढ़ती जा रही है। आज परिवर्तन न सिर्फ ज़्यादा तीव्र है बल्कि यह अनिरंतर भी है। यह सीधी रेखा में लगातार नहीं होता बल्कि शुरू होता है, बंद होता है और फिर उन दिशाओं में चलने लगता है जिनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। परिवर्तन हर तरफ से हमारी ओर आ रहा है और इतने अलग अलग तरीक़ों से आ रहा है कि अक्सर यह भापना असंभव होता है कि आगे क्या आ सकता है। परिवर्तन की फितरत ही ऐसी है कि इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसके कारण अक्सर हमें रातों रात अपनी सबसे अच्छी योजनाएं और विचार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि नई योजना और अप्रत्याशित दिशा में एक बिल्कुल नया और अनपेक्षित विकास हो गया है। इसलिए हमें अपनी सोच और संभावित कार्य दिशा में लचीले रहने की ज़रूरत है। तनाव का प्रमुख कारण। परिवर्तन से उन लोगों को बहुत तनाव होता है जिनका इस बारे में कट्टर विश्वास होता है कि चीज़ों को कैसे होना चाहिए। वे उस चीज़ से प्रेम करने लगते हैं जो वे कर रहे हैं। वे अपने वर्तमान विधियों और प्रक्रियाओं से प्रेम करने लगते हैं और उन्हें बदलना नहीं चाहते, भले ही उन्हें गलत होने का ठोस सबूत मिल जाए। अपने साथ ऐसा न होने दें। जो आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको एकमात्र सवाल यह पूछना चाहिए कि क्या यह कारगर है? क्या इससे मनचाहा परिणाम मिल रहे हैं? क्या वर्तमान स्थिति में यह कार्य करने की सबसे अच्छी दिशा है? किसी खास निर्णय या काम की दिशा के सही या गलत होने का एकमात्र पैमाना यह है कि आप आपके तय लक्ष्य या मनचाहे परिणाम को हासिल करने में कारगर हैं। लगातार पूछते रहें, क्या यह कारगर है? परिवर्तन लाने वाले 3 घटक। आज 3 घटक ऐसे हैं जो परिवर्तन को बल दे रहे हैं और उसकी गति को बढ़ा रहे हैं। उनमें से प्रत्येक की शक्ति एक दूसरे के कारण कई गुना हो जाती है। परिवर्तन का पहला घटक है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जानकारी और ज्ञान का विस्फोट। प्रतिस्पर्धा बाजार में एक नई खोज या जानकारी रातों रात हमारे बिजनेस का हुलिया बदल सकती है। किसी नए प्रोडक्ट या सेवा के आने से कोई लोकप्रिय प्रोडक्ट या सेवा का प्रमुख उद्योग बर्बाद हो सकता है, क्योंकि नया प्रोडक्ट वही परिणाम ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा सस्ते से और ज़्यादा आसानी से देता है। 11 सितंबर जैसे कोई महत्वपूर्ण घटना, शेयर बाजार के जोरदार झटके, किसी राजनीतिक पार्टी या उद्योग के स्कैंडल रातों रात पूरा बिजनेस या उद्योग की सोच, कार्यशैली और स्थिति को बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1980 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो लौह पर्दा गिर गया और शीत युद्ध शुरू हो गया। पूरे अमेरिका का रक्षा उद्योग बुरी तरह हिल गया। लाखों उच्च प्रशिक्षित और योग्य स्त्री पुरुषों को स्थायी तौर पर नौकरी से निकाल दिया गया। देश भर में कई उद्योग बंद हो गए और देश के कुछ हिस्सों में मंदी आ गई। परिवर्तन के प्रभाव जबरदस्त थे और इनसे बचना असंभव था। सिर्फ लचीले लोग ही प्रभावी ढंग से इस पर प्रतिक्रिया कर पाए। नई जानकारी के प्रति खुले रहें। लचीले बने रहने के लिए आपको लगातार खुले रहना होगा। आपको नए विचारों, ज्ञान और जानकारी के बारे में चौकस रहना होगा जो आपके बिजनेस या आपको लक्ष्य की उपलब्धि में आपकी मदद कर सकती है या आपको चोट पहुंचा सकती है। आपकी दौलत बनाने या मिटाने के लिए एक नया विचार ही काफ़ी है। एक विचार आपको दौलत की राह पर चलवा सकता है या फिर इससे नीचे गिरा सकता है। सही समय पर मात्र एक जानकारी भी आपका बहुत सारा समय, मुश्किलें और पैसा बचा सकती है। उस जानकारी की कमी आपको बहुत भारी पड़ सकती है।
सभी लीडर्स पढ़ाकू होते हैं। अपने क्षेत्र के नवीनतम ज्ञान की जानकारी आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य है। अपने उद्योग संबंधी पत्रिकाएं और प्रकाशन पढ़ते रहें। अपने उद्योग की बेस्ट सेलिंग पुस्तकें पढ़ते रहें। सेमिनार और सम्मेलनों में जाएं। अपने उद्योग के एसोसिएशन में शामिल हो और अपने व्यवसाय के लोगों से नेटवर्किंग करें। शक्ति हमेशा उस व्यक्ति के पास होती है जिसके पास सबसे अच्छी और सबसे नई जानकारी होती है। नई प्रौद्योगिकी का जवर परिवर्तन लाने वाला दूसरा कारक है नई प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास। हर वैज्ञानिक या तकनीकी ज्ञान से प्रौद्योगिकी में प्रगति होती है जिसका लक्ष्य लोगों और कंपनियों की मदद करना होता है ताकि वे ज़्यादा तेज़ी से, बेहतर तरीके से, सस्ते में या आसानी से काम करें। और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन की गति हर दिन बढ़ती जा रही है। नियम यह है कि जो भी कारगर है या दकियानुसी हो चुका है, बाजार के शेल्फ पर रखा गया हाई टेक उपकरण खुलने से पहले ही पुराना हो गया है। आज नई प्रौद्योगिकी की सेल्फ लाइफ सिर्फ 6 महीने रह गई है। इसके बाद इसकी जगह पर कोई नई चीज़ आ जाती है और जो उसी काम को ज़्यादा तेज़ी से और सस्ते में कर देती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सेवा की जगह किसी नए प्रोडक्ट या सेवा को लाने के तरीके नहीं खोज रहे हैं तो आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि आपके प्रतिस्पर्धी देर रात तक जागकर आपको दिवालिया बनाने के तरीके खोज रहे हैं। मेंढक कूद खेलना आज बिजनेस में बने रहना मेंढक कूद का अंतहीन खेल खेलने जैसा है। आप अपने प्रतिस्पर्धी के ऊपर से छलांग मारने का तरीका खोजते हैं और अपने ग्राहकों की बेहतर, ज़्यादा तेज और ज़्यादा सस्ती सेवा का तरीका तलाशते हैं। फिर आपका प्रतिस्पर्धी किसी नई या बेहतर प्रोडक्ट या सेवा को लाकर आपके ऊपर छलांग लगाता है। आप जल्दी से खुद को संभालते हैं और कोई नया नवाचार या सुधार करके अपने प्रतिस्पर्धी के ऊपर से छलांग लगा देते हैं। इसके बाद एक बार फिर आपका प्रतिस्पर्धी आपके ऊपर से छलांग लगा देता है और यह खेल अंतहीन रूप से इसी तरह चलता रहता है। प्रचलन से बाहर होने की गति बढ़ाने का यही सिद्धांत आपके प्रोडक्ट, आपकी सेवाओं, आपकी प्रतिक्रिया और ख़ास तौर पर आपकी सेल्स और मार्केटिंग रणनीतियों पर भी लागू होता है। यह आपके वर्तमान विज्ञापन और प्रमोशन वीडियो पर भी लागू होता है। जो भी इस वक्त काम कर रहा है वह जल्दी ही काम बंद कर देगा। या तो ग्राहक इससे बोर हो जाएंगे या फिर आपके प्रतिस्पर्धी इसकी नकल कर लेंगे या फिर यह वर्तमान बाजार के ग्राहकों को पहले की तरह आकर्षित नहीं कर पाएगा। अपेक्षा करें कि आपकी नकल होगी। कुछ समय पहले मैंने $10,000 देकर एक विज्ञापन एजेंसी से अपने लिए एक विज्ञापन तैयार करवाया और एक राष्ट्रीय अखबार में छपवाया। इसका काफ़ी असर हुआ और मुझे इसकी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। हम लोग अगले हफ्ते ऑफिस में एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहे जब तक कि हमें एक और विज्ञापन नहीं दिख गया। एक प्रतिस्पर्धी ने हूबहू हमारे जैसा विज्ञापन प्रकाशित करवाया जिसे बनवाने के पैसे हमने दिए थे, लेकिन जिसका लाभ वह उठा रहा था। उसका लक्ष्य हमारे प्रोडक्ट को नहीं बल्कि हमारे प्रोडक्ट को बेचना था। हमारी प्रतिक्रिया की दर घटकर 50% हो गई और गिरती चली गई और हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे। आपको अपने बिजनेस के हर पहलू के लिए बैकअप योजनाएं लगातार बनाते रहना चाहिए। आपको इस मामले में जरा सी भी शंका नहीं होनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वह जल्दी ही काम करना बंद कर देगा और इसकी जगह कोई दूसरी चीज़ ले लेगी जो ज़्यादातर अच्छी तरह काम करेगी। आरामदेह दायरे से सतर्क रहें। मैं पहले भी आरामदेह दायरे का जिक्र कर चुका हूं और यह बता चुका हूं कि लोग और संगठन अक्सर इसमें कैसे फंस जाते हैं और वही चीज़ें बार बार करते जाते हैं, चाहे वे कारगर हो या न हो। कई बार आपकी दीर्घकालीन सफलता को सबसे बड़ा खतरा अल्पकालीन सफलता से होता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलने पर तत्काल घमंड और बदलने की अन्य इच्छा पैदा हो जाती है जिससे आप बाजार की नई वास्तविकताओं पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। अपने साथ ऐसा न होने दें। प्रतिस्पर्धा के दबाव अनंत है। परिवर्तन को प्रेरित करने वाला तीसरा तत्व है प्रतिस्पर्धा, जिसमें बहुत लचीलेपन की जरूरत होती है। आपके प्रतिस्पर्धा स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आज पहले से ज़्यादा संकल्पवान और रचनात्मक हो चुके हैं। वे लगातार आपको ग्राहकों को छीनने, आपकी सेल्स को चुराने, आपके कैश फ्लो को कम करने और अगर संभव हो तो आपको बिजनेस से बाहर करने के तरीके भी तलाश रहे हैं। वे आक्रामक तरीके से आपको प्रोडक्ट या सेवा बेच रहे हैं और बाजार में आपकी स्थिति को कमज़ोर करने के लिए अपनी तरफ से हर तर्क और लाभ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके प्रतिस्पर्धी आक्रामक रूप से नई जानकारी और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वे आपको पुराना साबित कर सके और प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल कर सके। आज ग्राहकों या खरीदारों से ज़्यादा कंपनियां, प्रोडक्ट, सेवाएं और सेल्स पीपल हो गए हैं। प्रतिस्पर्धा दिनों दिन ज़्यादा मुश्किल और गहरी होती जा रही है। अगर आप इस बाजार में बचे रहना और समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा एकाग्र और संकल्पवान बनना होगा। सबसे बढ़कर आपको लचीला बनना होगा। हर चीज़ को नियमित रूप से सुनने आधारित करें।
इस पुस्तक में पहले मैंने सुनने आधारित सोच के महत्व पर बात की है, जिसमें आप अपने वर्तमान जीवन और गतिविधियों के हर हिस्से की जांच करते हैं। सुनने आधारित सोच लचीलेपन को कायम रखने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। लगातार पूछते रहें, क्या आज मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिससे मैं वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा शुरू नहीं करूँगा। अपने जीवन और बिजनेस के हर हिस्से को देखें, जहाँ भी आपको तनाव, प्रतिरोध या सफलता की कमी महसूस हो। सुनने आधारित सोच पर सवाल पूछिए, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप दोबारा शुरू नहीं करना चाहते तो तत्काल उसे छोड़ने की योजना बना ले और अपने संसाधनों तथा ऊर्जाओं को किसी दूसरे रास्ते पर ले जाए जहां आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अपने अहम को अपनी निर्णय शक्ति या सहज बुद्धि पर पर्दा न डालने दें। कौन सही है, इससे ज़्यादा परवाह इस बात की करिए कि क्या सही है। आपको यह सच्चाई याद रखनी चाहिए कि अंततः आपके ज़्यादातर निर्णय गलत साबित होंगे। लचीले बने रहने के लिए तैयार रहें, खासतौर पर नई जानकारी, प्रौद्योगिकी या प्रतिस्पर्धा के सामने आने पर। 3 जादुई कथन। 3 कथन हैं जिन्हें आप उथल पुथल भरे समय में लचीले बने रहने के लिए बार बार कहना सीख सकती हैं। यहाँ वे 3 कथन बताए जा रहे हैं। पहला है, मैं गलत था। ज़्यादातर लोग बहाने बनाएंगे, धोखा देंगे और इनकार करेंगे, लेकिन यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे गलत थे। अपनी गलती स्वीकार करने से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि आपके आसपास का हर व्यक्ति पहले से ही जानता है कि आप गलत हैं। लेकिन आप यह नहीं जानते कि जिस व्यक्ति को आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं वह आप खुद हैं। जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तो आप सबसे स्मार्ट चीज़ यह कर सकते हैं कि अपनी गलती फटाफट मान लें, समस्या को सुलझा दें और लक्ष्य या परिणाम हासिल करने की ओर आगे बढ़ जाएं। अनुमानतः बड़ी कंपनियां और संगठनों के प्रमुख लोगों का 80% समय और ऊर्जा इस सच्चाई को ढांकने में लग जाता है कि वे गलत हैं। वे अपनी गलती मानना नहीं चाहते। किसी स्पष्ट गलती को मानने से इनकार करने की वजह से कई कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं। स्वीकार करें कि आप आदर्श नहीं हैं। लचीले बने रहने के लिए आपको दूसरा कथन यह सीखना चाहिए, मैंने गलती की। बड़ी हैरानी की बात है कि बहुत सारा समय, ऊर्जा और पैसा सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि कुछ लोगों के अहम इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वे यह स्वीकार नहीं करते कि उनसे गलती हुई है, हालांकि यह उनके आसपास के हर व्यक्ति को साफ नज़र आता है। जब आप कह देते हैं मैं गलत था या मैंने गलती की, तो मुद्दा काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हर व्यक्ति समस्या सुलझाने या लक्ष्य हासिल करने की ओर जा सकता है। लेकिन जब तक इंसान यह स्वीकार करने का अनिच्छुक रहता है कि वह गलत दिशा में जा रहा है, तब तक हर चीज़ ठहर जाती है। हमने राष्ट्रीय राजनीति में यह बार बार देखा है, जहां किसी एक व्यक्ति द्वारा अपनी गलती या बड़ी भूल न मानने के कारण हर शामिल व्यक्ति और अक्सर पूरे देश के समय और ऊर्जा की जबरदस्त बर्बादी हुई है। नई जानकारी से तत्काल अनुकूल रहे। आपको जो तीसरा कथन तत्काल और सहजता से कहना चाहिए वह यह है, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मान लीजिए आपने पहले उपलब्ध जानकारी के आधार पर कोई निर्णय लिया था। अब अगर आपको नई जानकारी मिलती है तो पुरानी जानकारी के विरोध में होती है, तो आपको स्पष्टता से स्वीकार करना चाहिए कि आपने अपना इरादा बदल लिया है। गलत होना, गलती करना या आपका इरादा बदलना कोई कमजोरी या चारित्रिक दोष नहीं है। दरअसल ज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्रों में तीव्र परिवर्तन के दौर में यह साहस, चरित्र और लचीलेपन की निशानी है कि आप जल्दी से अपना नुकसान कम करने के इच्छुक रहें और हर काम में वास्तविकता का सिद्धांत का अभ्यास करें। दुनिया जैसी है उसके साथ उसी तरह से निपटने के इच्छुक रहें। इसे उस रूप में देखें जैसे आप कामना करते हैं या जैसा उस अतीत में था। सच्चाई का सामना करें, चाहे वह कैसी भी हो। खुद के और अपने आसपास के हर व्यक्ति के प्रति ईमानदार रहें। नई वास्तविकताओं के प्रति खुले रहें। नई जानकारी, प्रौद्योगिकी या प्रतिस्पर्धा की रोशनी में अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों का दोबारा मूल्यांकन करने के प्रति हमेशा खुले रहें। आप आज जो भी जानते हैं उसके आधार पर क्या यह काम करने की सर्वश्रेष्ठ दिशा है? अगर नहीं है तो आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए? आप और क्या कर सकते हैं? अगर यह कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य को बनाते समय मौजूद परिस्थितियां नाटकीय रूप से बदल गई हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप अब भी इसे इतनी बुरी तरह चाहते हैं कि इसके लिए संघर्ष और त्याग करें। इसे छोड़ने और नया लक्ष्य तय करने के इच्छुक रहें। अगर आपने अपना इरादा बदल लिया है और या अगर वह लक्ष्य अब आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पहले कभी था। तीव्र परिवर्तन के दौर में परिवर्तन जब भी हो तो उसे पहचानने और अपनाने में सबसे आगे रहने का संकल्प करें। इसकी अपेक्षा करें जैसे यह घटनाओं की स्वाभाविक और नैसर्गिक दिशा का हिस्सा हो। जब घटनाएं आपके सोचे या चाहे अनुसार न हो तो हैरान परेशान होने से इनकार कर दें। अपने संबंधों में लचीले रहें, खासतौर पर अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों, परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ लचीले रहें। भिन्न दृष्टिकोणों और भिन्न विचारों के प्रति खुले रहें। यह स्वीकार करने के लगातार इच्छुक रहें कि आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि आप अक्सर गलत होते हैं। सर्वश्रेष्ठ लीडर्स का एक गुण यह होता है कि वे अच्छे श्रोता होते हैं। वे बहुत से सवाल पूछते हैं और अपना इरादा तय करने या अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले
ज़्यादा से ज़्यादा सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जब वे कोई गलती कर देते हैं तो वे असफलता को स्वीकार करते हैं और जल्दी से अपना नुकसान कम कर लेते हैं ताकि वे ज़्यादा बड़ी और बेहतर चीज़ों की ओर जा सके। प्रारंभिकता का सिद्धांत लचीलेपन का एक और पहलू है जिसे आपको अपने बाकी जीवन और करियर में दिमाग में रखना चाहिए। वैज्ञानिक और दार्शनिक बकमिस्टन फुलर ने इसे प्रारंभिकता का सिद्धांत का नाम दिया है। ये शब्द किसी सामान्य डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया में नहीं मिलते। बेवसन कॉलेज के डॉक्टर रॉबर्ट रॉनस्टेन ने इस अवधारणा को गलियारा सिद्धांत कहा है। नेपोलियन हिल ने अमेरिका के सबसे सफल व्यक्तियों द्वारा इसकी खोज का जिक्र करते हुए कहा कि हर विपत्ति या बाधा के भीतर उसके समान या उससे बड़े अवसर या लाभ के बीज छिपे होते हैं। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि जब आप अपने लिए कोई नया लक्ष्य तय करते हैं तो आपके दिमाग में एक सामान्य विचार होगा कि आपको कौन से कदम उठाने चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन लगभग अनिवार्य रूप से राह में आपके सामने अनपेक्षित अवरोध आएंगे जिससे आपके लिए उस दिशा में आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। बहरहाल जैसे ही आपके सामने दीवार आती है, किसी चमत्कार से सफलता के गलियारे में अवसर का दूसरा द्वार खुल जाएगा। चूँकि आप लचीले हैं इसलिए आप नए अवसर का लाभ जल्दी उठा लेंगे और उस दिशा में बढ़ने लगेंगे। उस नए प्रोडक्ट या सेवा को विकसित कर लेंगे, उस नए बाजार या ग्राहक समूह में बेचने लगेंगे। लेकिन जब आप नए गलियारे में आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने एक और नई बाधा या अवरोध आ जाएगा जो एक बार फिर आपकी प्रगति को रोक सकता है। बहरहाल जैसे ही आपके सामने यह नई दीवार या बाधा आती है, आपके लिए एक और नया अवसर खुल जाएगा, आपको अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए एक नए गलियारे में ले जाएगा। यह कई बार हो सकता है और कई बार आपकी शुरुआत गलत हो सकती है। लगभग हर मामले में आपको किसी ऐसे क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता मिलेगी जिसकी आपने शुरुआत में योजना भी नहीं बनाई थी। कुंजी है लचीले बने रहना, स्पष्ट भी रहे और लचीले भी। यहाँ लचीलेपन का सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है। अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहें, लेकिन उसे हासिल करने की प्रक्रिया को लेकर लचीले बने। हमेशा अपने अति चेतन मन के प्रभाव के प्रति खुले रहें। सौभाग्यशाली खोजों और समकालीन घटनाओं की संभावनाओं के प्रति संवेदनशील बने। दूसरे लोगों के विचारों, प्रेरणाओं और ज्ञान के प्रति खुले रहें। मैथ्यू 18:13 में ईसा मसीह कहते हैं कि अगर तुम स्वर्ग के साम्राज्य में दाखिल होना चाहते हो तो तुम्हें किसी छोटे बच्चे जैसा बनना चाहिए। इन शब्दों की एक व्याख्या यह है कि आपको खुले मस्तिष्क वाला, लचीला, शांत, आत्मविश्वासी और जिज्ञासु बनना होगा। तभी आप नए अवसरों और संभावनाओं को पहचान पाएंगे जब वे आपके लक्ष्य की और आपकी यात्रा में आपके आसपास प्रकट होंगे। लचीले और खुले रहने का संकल्प करें, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। याद रखें, किसी काम को करने या किसी लक्ष्य को हासिल करने का लगभग हमेशा कोई ना कोई बेहतर तरीका होता है। आपका लक्ष्य इस बारे में चौकस और जागरूक रहना है कि वह तरीका कौन सा हो सकता है। उसे खोज ले और जितनी बार जल्दी हो सके उस नई दिशा में कदम उठा ले। इससे आप हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे, कई बार तो बहुत ही अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक तरीकों से। हर समय लचीले रहें। नंबर 1, नियमित रूप से खुद से यह सवाल पूछते रहें, मैं अपने जीवन के साथ सचमुच क्या करना चाहता हूँ। इसके बाद यह सुनिश्चित करें कि आपके वर्तमान लक्ष्य और काम आपके जवाब के अनुरूप हों। नंबर 2, अपने जीवन और लक्ष्यों के बारे में पूरी तरह ईमानदार और यथार्थवादी रहें। दुनिया जैसी है उसे उसी रूप में देखने का संकल्प करें। इससे इस तरह न देखें जैसे आप इसे देखना चाहते हो या जैसे यह हो सकती है। इस अभ्यास से किन परिवर्तनों का सुझाव मिलता है। नंबर 3, जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप तनाव या प्रतिरोध का अनुभव करते हो वहाँ यह स्वीकार करने के इच्छुक रहे कि आप गलत हो सकते हैं या आपने गलती कर दी है। जहाँ संभव हो आज ही अपने नुकसान को कम करने का संकल्प करें। नंबर 4, अगर स्थिति बदल गई है या आपको नई जानकारी मिल गई है तो अपना इरादा बदलने के इच्छुक रहें और नए तथ्यों के आधार पर एक नया निर्णय लें। किसी ऐसी दिशा में जुटे रहने से इनकार कर दें जिसमें आप ज़्यादा समझदारी नजर न आती हो। अपने सामने आने वाली हर समस्या या बाधा में झांक कर देखें और उसमें शामिल मूल्यवान सबक या लाभ को खोजें। क्या आपको नई जानकारी या अनुभव के आधार पर अपनी प्रगति या कर्म की दिशा बदलनी चाहिए? अगर ऐसा है तो इसे इसी समय बदल दें। चैप्टर नंबर 19, अपनी जन्मजात रचनात्मकता का ताला खोलें। आपके दिमाग में जो भी विचार है, जो भी तथ्य हैं, उससे लाभ लेने का संकल्प करें। उससे अपने लिए काम करवाएं और उसका फ़ायदा उठाएं। चीज़ों को उस रूप में न सोचें जैसी वे हैं, बल्कि उस रूप में सोचें जैसी वे हो सकती हैं। सिर्फ सपने न देखें बल्कि सृजन भी करें। रॉबर्ट कोलियर। टोनी बुजान मस्तिष्क विशेषज्ञ हैं। वे मेमसा के भूतपूर्व प्रेसिडेंट हैं। मेमसा संगठन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुला है जो औसत IQ
टेस्ट में शीर्षस्थ 2% स्कोर करते हैं। उन्होंने रचनात्मकता, सीखने और बुद्धि पर कई पुस्तकें लिखी हैं। उनके और इस क्षेत्र के कई अन्य विशेषज्ञों के अनुसार आम आदमी की अधिकांश मानसिक संभावना का दोहन नहीं हो पाता है, जो लगभग असीमित होती है। आपके नियोकॉर्टेक्स यानी आपके सोचने वाले मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन कोशिकाएं या न्यूरॉन्स होते हैं। इनमें से हर कोशिका किसी से ही की तरह थिरकती है, जिसके 20,000 गैंग्लिया या फाइबर इसे अन्य मस्तिष्क कोशिकाओं से जोड़ते हैं। ये कोशिकाएं भी आपस में दूसरी हजारों लाखों कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। इस तरह एक इलेक्ट्रिक ग्रिड जैसी संरचना बन जाती है, जो किसी बड़े शहर को रोशन करती है और बिजली देती है। हर कोशिका और हर जोड़ में मानसिक ऊर्जा या जानकारी होती है, जो हर अन्य कोशिकाओं के लिए उपलब्ध होती है। इसका मतलब है आपके मस्तिष्क की जटिलता आपके विश्वास या कल्पना से परे है। टोनी बुजान और अन्य मस्तिष्क विशेषज्ञों के अनुसार आपके मस्तिष्क के कनेक्शन के तालमेल और परिवर्तनों की संख्या ज्ञात ब्रह्मांड में मौजूद अणुओं की संख्या से भी ज़्यादा है। इसकी संख्या का अंदाजा लगाने के लिए आपको 1 का अंक लिखने के बाद 8 पन्ने तक 0 लगाने होंगे, लाइन के बाद लाइन, पन्ने के बाद पन्ने। वृहद रिजर्व क्षमता। जैसा पहले जिक्र किया जा चुका है, आम लोग अपने पूरे जीवन और कामकाज में अपने मस्तिष्क की सिर्फ 1-2% क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। बाकी रिजर्व क्षमता है, जिसका शायद ही कभी दोहन या उपयोग होता है। अधिकांश लोग जब कब्र में जाते हैं तो उनका संगीत भी उनके साथ ही दफन हो जाता है। आपको अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम पाने के लिए कोई चमत्कार करने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस इतना ही करना है कि अपने भीतर मौजूद मानसिक शक्ति का वर्तमान में थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपके सोचने की क्षमता में यह छोटा सा सुधार आपके जीवन में गहरे परिवर्तन कर सकता है। इसके बदौलत आगे आने वाले महीनों और सालों में आप इतना कुछ हासिल कर लेंगे जिसे देखकर आप और बाकी लोग हैरान रह जाएंगे। रूस के प्रोफेसर सर्जेई येफ्रामोव द्वारा कुछ साल पहले किए गए शोध के अनुसार अगर आप अपनी मौजूद मानसिक क्षमता का सिर्फ 50% उपयोग कर सके तो आप 1 दर्जन यूनिवर्सिटी से PhD कर सकते हैं, आसानी से 1 दर्जन भाषाएं सीख सकते हैं और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के पूरे 22 वॉल्यूम कंठस्थ याद कर सकते हैं। आपको अपनी आमदनी दोगुनी करनी है। अगर आप इस वक्त सिर्फ 2% मानसिक संभावना का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इसे बढ़ाकर 4% कर ले तो आप अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं, अपने पेशे में तेजी से तरक्की कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का कायाकल्प कर सकते हैं। अगर आप अपनी 5% या 6% या 7% संभावना का इस्तेमाल कर सके तो आप ऐसे स्तर पर प्रदर्शन करने लगेंगे कि आपको और अपने आसपास के हर व्यक्ति को हैरानी होगी। यह अनुमान लगाया जाता था कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कभी अपनी शक्तियों के शिखर पर अपने 10% से ज़्यादा मानसिक क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि उन्हें दुनिया के महानतम प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। रचनात्मकता एक नैसर्गिक योग्यता है। 3 से 5 साल के जिन बच्चों का परीक्षण किया गया उनमें से 95% को बेहद रचनात्मक पाया गया। उन्हीं बच्चों का जब किशोरावस्था में दोबारा परीक्षण किया गया तो सिर्फ 5% ही बेहद रचनात्मक पाए गए। इस बीच उनके साथ क्या हुआ? जब वे स्कूल में गए तो उन्हें यह सिखाया गया कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबके साथ चलना होगा। उन्होंने सीखा कि टीचर को चुनौती नहीं देनी चाहिए या असामान्य विचारों का सुझाव नहीं देना चाहिए। अपने साथियों द्वारा पसंद किए जाने और स्वीकार किए जाने की कोशिका में उनकी रचनात्मकता का दम पूरी तरह टूट गया, जिस तरह बिना ईंधन के आग दम तोड़ देती है। अच्छी खबर यह है कि रचनात्मकता एक जन्मजात योग्यता है जो लगभग हर व्यक्ति में प्रचुरता में होती है। यह जन्मजात है, यह आपके जेनेटिक तंत्र का हिस्सा है। यह एक ऐसी शक्ति है जो अनूठे रूप से हर इंसान में होती है। हर व्यक्ति रचनात्मक है। पूरी 95% जनसंख्या में जीनियस के स्तर पर नहीं तो असाधारण स्तर पर काम करने की योग्यता है, बेशर्ते स्थितियाँ और परिस्थितियाँ सही हो। इसका उपयोग करें या इसे गंवा दें, लेकिन आपकी रचनात्मकता मांसपेशी की तरह होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इसे गंवा देते हैं। मांसपेशी की तरह ही अगर आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग नहीं करते हैं और इसका नियमित व्यायाम नहीं करते हैं तो यह कमज़ोर और अप्रभावी हो जाती है। विचार पैदा करने की आपकी योग्यता का लगातार उपयोग होना चाहिए, तभी आप इसे बेहतरीन स्थिति में रख पाएंगे। सौभाग्य से आप किसी भी समय अपनी रचनात्मकता का दोहन करना शुरू कर सकते हैं और इसे ज़्यादा ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। आप दरअसल अपने मस्तिष्क में ज़्यादा न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स को सक्रिय कर सकते हैं तथा ज़्यादा आपसी कनेक्शन बना सकते हैं। जब भी आप अपनी मौजूदा मानसिक शक्ति का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो आप हर बार बेहतर ढंग से और ज़्यादा स्पष्टता से सोचने में समर्थ बनते हैं। विचार दौलत के नए स्रोत हैं। आज हम सूचना युग में
रह रहे हैं। विचार आपके बाकी जीवन में नई दौलत के प्रमुख स्रोत होंगे। विचारों से हर समस्या को सुलझाने की कुंजी होती है। वे किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के सबसे महत्वपूर्ण साधन होते हैं और चूंकि नए विचार पैदा करने की आपकी योग्यता लगभग असीमित है, इसलिए अपने तय लक्ष्य हासिल करने की आपकी योग्यता भी असीमित है। सारी दौलत मूल्य बढ़ाने से आती है, किसी दूसरे से ज़्यादा बेहतर, सस्ता, ज़्यादा तेज और ज़्यादा आसानी से काम करने से। दौलतमंद बनने के लिए मूल्य बढ़ाने का एक अच्छा विचार ही काफ़ी होता है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य, लिखित मानसिक तस्वीर वाले और भावनाम होते हैं तो आप अपने चेतन, अवचेतन और अति चेतन मस्तिष्कों को प्रेरित कर देते हैं ताकि वे आपका मनचाहा लक्ष्य हासिल करने के लिए विचारों का सतत प्रवाह पैदा करें। हर समस्या को सुलझाएं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे आप सुलझा न सके, ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे पार न कर सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल न कर सके। इसके लिए तो बस आपको अपने रचनात्मक मस्तिष्क का दोहन करना है, जैसा कि यह आज है। आप में हर समय इतनी ज़्यादा बुद्धि और मानसिक क्षमता है कि अगर आप 100 साल भी जिए तब भी इसका पूरा उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपने अब तक अपनी सारी मानसिक शक्तियों का दोहन नहीं किया है तो इसका यह मतलब है कि आप आज ही से इनका प्रयोग शुरू नहीं कर सकते। कई मामलों में शारीरिक फिटनेस और मानसिक फिटनेस एक जैसी होती है। अगर आप शारीरिक दृष्टि से फिट बनना चाहते हैं तो आपको वर्कआउट और शारीरिक व्यायाम करना होगा। अगर आप अपनी शारीरिक मांसपेशियां बनाना चाहते हैं तो आपको वजन उठाना होगा और डंबल्स या बारबेल उठाकर कसरत करनी होगी और अपनी मांसपेशियों में नया खून पहुंचाना होगा। आप अपनी मांसपेशियों पर जितना ज़्यादा दबाव डालेंगे वे समय के साथ उतनी ही ज़्यादा मजबूत होंगी। आपका मस्तिष्क भी इसी तरह है। मानसिक मांसपेशियां बनाने के लिए आपको मानसिक वजन उठाना होगा। आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा दबाव और तनाव डालना होगा। अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को विचार तथा समाधान पैदा करने पर केंद्रित करना होगा ताकि यह आपके लक्ष्य की राह में आने वाली सभी समस्या को सुलझा सके। नियमित रूप से विचार मंथन करें। बुद्धि को बेहतर बनाने और रचनात्मकता को बढ़ाने की सबसे शक्तिशाली तकनीक वह है जिसे मैं विचार मंथन कहता हूँ। इसके काम करने का तरीका सरल है, परिणाम आश्चर्यजनक भी होते हैं और जीवन बदलने वाले भी। आप विचार मंथन की प्रक्रिया एक कागज से शुरू होती है। इस कागज के ऊपर आप अपना लक्ष्य प्रश्न के रूप में लिख ले। यह प्रश्न जितना सरल और स्पष्ट होगा, इसकी प्रतिक्रिया में पैदा होने वाले जवाबों की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी। मिसाल के तौर पर, मैं ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ? यह सवाल लिखने के बजाय आपको लिखना चाहिए कि मैं अगले 24 महीने में अपनी आमदनी दोगुनी कैसे कर सकता हूँ। इससे भी बेहतर यह होगा कि आप आज $50,000 प्रति वर्ष कमा रही हैं तो यह आपका सवाल होना चाहिए कि मैं 31 दिसंबर तक हर साल $1,00,000 कैसे कमा सकता हूँ। आपका हर जवाब 3P वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके लिखा जाना चाहिए। यह व्यक्तिगत, सकारात्मक और वर्तमान काल में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपके जवाब संकल्प या चेतना मन द्वारा अवचेतन मन को दिए गए निर्देशों के अनुरूप लिखे जाने चाहिए। अक्सर आप इस कागज पर जवाब लिखेंगे और उन्हें तत्काल भूल जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद अति चेतन मन की कार्यविधि के फलस्वरूप आप अपने जीवन में ऐसे अवसरों को आकर्षित करेंगे जिससे आप कोई जवाब सक्रिय काम करने लगेगा। इस विधि में माहिर बनना। जब आप कागज के ऊपर अपना सवाल लिखें तो फिर उस सवाल के कम से कम 20 जवाब देने के लिए खुद को अनुशासित करें। आप 20 से ज़्यादा जवाब लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 जवाब देना अनिवार्य है। पहले 3 से 5 जवाब आसान होंगे। आप फटाफट इस तरह के जवाब सोच लेंगे जैसे ज़्यादा मेहनत करो, जल्दी उठो, देर तक काम करो, ज़्यादा मूल्य वाले काम करो। आपके अगले 5 जवाब थोड़े ज़्यादा मुश्किल होंगे। सवाल का जवाब देने के लिए आपको कम स्पष्ट लेकिन ज़्यादा रचनात्मक तरीके खोजने के लिए मेहनत से सोचना होगा और ज़्यादा गहराई तक जाना होगा। आपके आखिरी 10 जवाब सबसे मुश्किल होंगे। कई लोगों को यह इतना मुश्किल लगता है कि उनके दिमाग खाली हो जाते हैं, उनकी आंखें सूनी हो जाती हैं, उनके दिमाग में खून का प्रवाह तेज होने के कारण उनका सिर चकराने लगता है, जो मानसिक वजन उठाने की इस प्रक्रिया के कारण होता है। बहरहाल, चाहे इसमें कितना भी समय लगे, खासतौर पर इस अभ्यास की शुरुआत में आपको खुद को अनुशासित करना होगा ताकि आप तब तक लिखते रहें जब तक कि आपके पास कम से कम 20 जवाब न हो जाए। कई बार तो आपका 20वां जवाब भी वह क्रांतिकारी जवाब होगा जो आपके हज़ारों डॉलर बचा लेगा और सैकड़ों घंटों की कड़ी मेहनत भी। अक्सर आपका आखिरी जवाब भी ही वह प्रेरित विचार होता है जो आपकी ज़िंदगी और करियर को बदल देता है। एक काम चुन ले। जब आपके पास कम से कम 20 जवाब हो जाए तो अपनी सूची को दोबारा देखें और जवाबों की समीक्षा करें। फिर कम से कम एक काम को चुन लें जिसे आप अपने लक्ष्यों की ओर तेज गति से बढ़ने या समस्या सुलझाने के लिए तत्काल कर सकते हैं।
आप इस प्रक्रिया के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप 20 जवाबों की सूची में सबसे अच्छा जवाब चुनकर उसे एक नए कागज पर सवाल के रूप में लिख ले, फिर देखें कि क्या आप इस जवाब के 20 जवाब दे सकते हैं। यह संयुक्त अभ्यास आपको मानसिक रूप से चपल बना देगा, जैसे न्यूट्रल कार के एक्सीलेटर पर पैर रखना। आपका मस्तिष्क मानसिक ऊर्जा से चमकने और नाचने लगेगा तथा क्रिस्टल ट्री की चमकती रोशनियों की तरह विचारों से दमक उठेगा। मिसाल के तौर पर आपका पहला सवाल यह हो सकता है, मैं अगले 24 महीनों में $1,00,000 तक अपनी आमदनी दोगुनी कैसे कर सकता हूँ। आपका एक जवाब हो सकता है, मैं हर दिन 2 घंटे ज़्यादा काम करता हूँ। आप इस जवाब को एक नए कागज पर सवाल के रूप में लिख सकते हैं, मैं हर दिन 2 घंटे का अतिरिक्त उत्पादन समय पाने के लिए क्या कर सकता हूँ। फिर आप 20 अलग अलग चीज़ें लिखना शुरू कर दें जिनसे आप हर दिन 2 अतिरिक्त घंटों के उत्पादन काम के लिए समय निकाल सकते हैं। आप चाहे जो जवाब चुनें उसके हिसाब से तत्काल कर्म में जुट जाए। कोई चीज़ करे, कुछ भी करें, आप इस अभ्यास पर जितनी तेज़ी से काम करते हैं, दिन भर आपके विचारों का प्रवाह उतना ही ज़्यादा और निरंतर होगा। अगर आप इन विचारों को पैदा कर लेते हैं लेकिन उनके अनुरूप काम नहीं करते तो रचनात्मक प्रवाह धीमा पड़ जाएगा और थम जाएगा। हर लक्ष्य पर विचार मंथन का प्रयोग करें। इस समय को करने का सबसे अच्छा समय सुबह का है। अपनी स्पाइरल नोटबुक में अपने लक्ष्यों को दोबारा लिखने के ठीक बाद हर सुबह आप एक लक्ष्य को एक सवाल के रूप में लिख सकते हैं और फिर उस सवाल के 20 जवाब खोज सकते हैं। आप तत्काल अपने किसी एक जवाब पर काम करें और अमल करने में जुट सकते हैं। अगर लक्ष्य पर्याप्त बड़ा और महत्वपूर्ण है तो आप उसी लक्ष्य पर यह अभ्यास बार बार भी कर सकते हैं। यह चिंता न करें कि आप वही जवाब बार बार लिख रहे हैं। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि आप बिल्कुल अप्रत्याशित क्रांतिकारी विचारों का प्रेरित कर देंगे। प्रेरणा की कौंध आने में कई दिनों या हफ्तों की मेहनत भी लग सकती है। धैर्यवान और संकल्पवान रहे, यह जरूरी आएगी। विचार उत्पत्ति की संग्रहित शक्ति। कल्पना करें कि आप हफ्ते में 5 दिन हर सुबह यह अभ्यास करते हैं। अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए आप वीकेंड में नागा कर सकते हैं। अगर आप यह अभ्यास हर सप्ताह 5 दिन करते हैं तो आप हर सप्ताह 100 विचार पैदा कर लेंगे। अगर आप यह अभ्यास हर साल 50 सप्ताह भी करते हैं तो अगले 12 महीनों में आप 5000 विचार पैदा कर लेंगे और आपको अपनी छुट्टियों के दौरान इस बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर आप हर दिन नए विचार को लागू करते हैं तो आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। तो हर सप्ताह 5 विचार हो जाते हैं और हर साल 250 विचार। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में हर साल 250 नए विचारों पर अमल करते हैं। अब यहाँ एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस अभ्यास को नियमित रूप से करने का आपके जीवन और भविष्य पर कोई असर पड़ेगा? ऐसे संसार में जहाँ ज़्यादातर लोगों के पास साल भर में बहुत कम विचार होते हैं, क्या इस अभ्यास से आप अपने क्षेत्र में बेहतर स्थिति में होंगे? क्या आपको लगता है कि अगर आप हर दिन यह काम करते हैं तो आप जल्द ही किसी भी चीज़ में दौलतमंद और सफल हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि जवाब स्पष्ट है। एक अच्छे विचार से आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत या हजारों डॉलर बच सकते हैं। बहुत से अच्छे विचारों का संग्रह आपको बिना असफलता के अमीर, खुश और सफल बना देगा। समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। जैसा कि पहला बताया गया है कि सफल लोग प्रबलता से समाधान केंद्रित होते हैं। सच्चाई यह है कि जीवन समस्याओं और मुश्किलों का अंतहीन सिलसिला है। समस्याओं की इस नदी में यदाकदा के संकटों से सिर्फ व्यवधान पड़ता है जो तुलनात्मक रूप से समस्याओं को छोटा बना देते हैं। दरअसल अगर आप व्यस्त जीवन जी रहे हैं तो आप शायद हर 2-3 दिन महीने में किसी न किसी तरह के संकट का अनुभव कर रहे होंगे। आपके जीवन में व्यावसायिक संकट होंगे, पारिवारिक संकट होंगे, वित्तीय संकट होंगे, स्वास्थ्य संबंधी संकट होंगे और अन्य संकट भी होंगे। समस्याएं और संकट कभी नहीं रुकते, वे समुद्र की लहरों की तरह लगातार आते रहते हैं। जब आप जिस एकमात्र पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं वह इन समस्याओं और संकटों पर अपनी प्रतिक्रिया है और यही आपकी सफलता की कुंजी है। सफल लोग समस्याओं पर असरदार प्रतिक्रिया करते हैं, असफल लोग ऐसा नहीं करते। सफल लोग गहरी सांस छोड़ लेते हैं, रिलैक्स होते हैं और स्पष्टता से सोचते हैं। वे हर स्थिति में अच्छाई की तलाश करते हैं, वे मूल्यवान सबक की तलाश करते हैं। सबसे बढ़कर वे संभावित समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इसके लिए क्या हुआ और इसके लिए कौन दोषी है, हर समस्या से प्रभावी ढंग से निपटे। जिस तरह गणित की समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया होती है उसी तरह बिजनेस और जीवन की समस्या को सुलझाने की भी प्रक्रिया होती है। इसे सीखकर आप अपने करियर में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि आप समस्या सुलझाने के काम को योजनाबद्ध और व्यवस्थित अंदाज में करें। दूसरा कदम, पूछें इस समस्या के सभी संभावित कारण क्या हैं। समस्या के स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों तरह के कारणों की तलाश करें। यह कैसे शुरू हुई, इसके जड़ें कहाँ हैं, यह कैसे पैदा हुई, वह कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बदलने से समस्या पैदा हुई, किन मान्यताओं के कारण समस्या पैदा हुई। किस तरह कोई डॉक्टर किसी रोगी की गहरी जांच करता है उसी तरह आपको भी किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करने से पहले समस्या की पूरी तहकीकात करनी चाहिए। तीसरा कदम, पूछे सभी संभावित समाधान क्या है। आम लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति से बचे जो समस्या
की परिभाषा से सीधे समाधान पर कूद पड़ते हैं। हमेशा पूछे दूसरा समाधान क्या है। कई बार सबसे अच्छा समाधान कुछ न करना होता है। कई बार सबसे अच्छा समाधान ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना होता है। कई बार इससे अच्छा समाधान यह एहसास करना होता है कि आपकी समस्या नहीं है और फिर इसे किसी दूसरी की ओर बढ़ा देना होता है जिसकी यह जिम्मेदारी है। चौथा कदम, पूछे इस समाधान से क्या हासिल होना चाहिए। जब आप कई संभावित समाधान खोज ले तो आपको उनकी जांच करनी चाहिए। कोई समाधान कितना प्रभावी या आकर्षक है, इसका मूल्यांकन कैसे करें। इसका एकमात्र तरीका यह है कि यह तय करना कि आप उस समाधान से क्या हासिल करवाना चाहते हैं। आपने यह कथन सुना होगा कि ऑपरेशन सफल रहा लेकिन मरीज मर गया। यह बहुत आम है कि हम समाधान खोज लेते हैं और उस पर अमल करने लगते हैं, लेकिन समस्या न सिर्फ अनसुलझी रह जाती है बल्कि हमारे कदम उठाने के बाद स्थिति और बिगड़ जाती है। यह सुनिश्चित करें कि आपका चुना हुआ समाधान आपके मन चाहे उद्देश्य को हासिल कर ले जो आपके दिमाग में समस्या सुलझाने का अभ्यास के समय आया था। पांचवा कदम, समाधान लागू करने की निश्चित जिम्मेदारी या तो खुद ले या किसी दूसरे को सौंपे। जब आप आदर्श समाधान चुन लें तो उस पर अमल करने के लिए एक डेडलाइन तय कर ले, समय एक पैमाना बना दे। जब तक आप यह तय कर सके कि समाधान सफल है या नहीं। समस्या को सुलझाने वाली जो बातचीत किसी विशिष्ट समाधान तक नहीं ले जाती, जिसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी और डेडलाइन तय नहीं हो जाती, वह खुद एक समस्या है जो बार बार आएगी और अनसुलझी रह जाएगी। किसी समस्या से निपटने के इस सुनियोजित तरीके का तब तक अभ्यास करें जब तक कि आपको इसकी आदत न पड़ जाए। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस विधि का प्रयोग करके आप कितने ज़्यादा प्रभावी बन जाते हैं और इससे आपके परिणाम कितने बेहतर बन जाते हैं। विजय और सफलता की कुंजी। इतिहास के युद्धों और युद्ध कला के अध्ययन में मुझे हमेशा ऐसी स्थितियों ने मंत्रमुग्ध किया है जहां छोटी सेना ने बड़ी सेना को हराया। हर मामले में मैंने पाया कि संख्या की दृष्टि से छोटी सेना आक्रमण और अमल की योजना में अधिक संख्या वाली सेना की तुलना में ज़्यादा व्यवस्थित, सुनियोजित और सटीक थी। इसी तरह अगर आम आदमी के पास समस्या सुलझाने का सही सिस्टम या नुस्खा हो तो वह ज़्यादा बुद्धिमान या उच्च शिक्षित ऐसे लोगों से आगे निकल सकता है जो बिना किसी विधि या योजना के अपनी समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। विचार मंथन और सुनियोजित नीति, ये दो विधियां आपके जीवन की अपरिहार्य समस्या और मुश्किलों पर विजय पाने में ज़बरदस्त लाभ पहुंचाती हैं। इसे लिख ले, हमेशा कागज़ पर सोचे, चीज़ों को लिख ले। जब आप लिखते हैं तो मस्तिष्क और हाथ के बीच कुछ होता है। आपको शामिल मुद्दों के बारे में स्पष्टता और समझ का ज़्यादा एहसास होता है। आप बेहतर सोचते हैं, आपकी अनुभूति पहले से ज़्यादा पैनी हो जाती है। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो निर्णय लेने से पहले हर चीज़ को लिखने से आप दरअसल ज़्यादा स्मार्ट और रचनात्मक बन जाएंगे। शतरंज की आगे की चालें सोचें। आप एक बहुत ही सशक्त रचनात्मक सोच वाले अभ्यास कर सकते हैं जिसे परिस्थिति नियोजन कहा जाता है। परिस्थिति नियोजन करते समय आप जीवन के खेल में कई कदम आगे तक सोचते हैं और कल्पना करते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। हालांकि भविष्य काफ़ी हद तक अनजाना और अनिश्चित होता है, लेकिन आज की निश्चित प्रवृत्ति भविष्य में भी जारी रहेगी। अगर व्यवधान न डाला जाए तो आपके आसपास जो कुछ भी घटनाएं इन प्रवृत्ति को प्रभावित करती हैं वैसे अप्रत्याशित घटनाएं भी हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको अपनी योजनाएं बदलने की जरूरत होगी। 2 सवालों का जवाब दें। परिस्थिति नियोजन में आप खुद से 2 सवाल पूछते हैं। पहला, आगे के महीनों या सालों में वे 3 सबसे बुरी चीज़ें कौन सी हैं जिनका मेरे बिजनेस या व्यक्तिगत जीवन पर नकारात्मक असर हो सकता है। उन्हें लिख ले। पूरी निर्ममता से ईमानदार रहें। सर्वश्रेष्ठ की इच्छा या आशा न करें। मिसाल के तौर पर कल्पना करें कि आपके सबसे अच्छे ग्राहक का बिजनेस बर्बाद हो जाएगा या आपसे खरीदे गए प्रोडक्ट या सेवाओं के लिए भुगतान करने में असमर्थ हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप इस पूरी आशंका से अपनी रक्षा करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? इसके बाद खुद से पूछें, वे 3 सबसे अच्छी चीज़ें कौन सी हैं जो आने वाले महीनों और वर्षों में हो सकती हैं। इन दोनों सवालों के जवाब मिलने पर आप किसी भी घटना के लिए खुद को तैयार करने हेतु विचार मंथन कर सकते हैं। अगर किसी विपत्ति की आशंका है तो खुद से पूछें, हम इस विपत्ति से अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। फिर इस सवाल के 20 जवाब तैयार करें। अगर यह कोई संभावित अवसर है तो खुद से पूछें, हम इस अवसर के होने की संभावना को कैसे बढ़ा सकते हैं या इस अवसर का लाभ आज कैसे उठा सकते हैं। इस सवाल के भी 20 जवाब लिख लें। जब आप खुद से ये सवाल पूछते हैं तो आप बिजली की चिंगारी की तरह विचारों और ज्ञान को प्रेरित कर देते हैं। आप इन प्रमुख सवालों के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं अपने अति चेतन मन को उतना ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि यह आपको ज्ञान और प्रेरणा की कौन प्रदान करे जिनके आप अवसरों को जकड़ने या खतरों से बचने में समर्थ हो जाएं। अपने विकल्प तैयार करना। आपके व्यक्तिगत जीवन दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा विकल्प तैयार करना है। नियम यह है कि आपके पास जितने ज़्यादा सुविकसित विकल्प होंगे आप उतने ही ज़्यादा स्वतंत्र होंगे। अगर आपका लक्ष्य सुखी, सफल और स्वतंत्र बनना है तो आपके पास विकल्प होने चाहिए। हर स्थिति में आप जो कदम उठा सकते हैं वे 1 से अधिक होने चाहिए। आप कभी भी किसी
ऐसी जगह न फंसे जहां आपके सामने सिर्फ एक ही राह खुली हो। जब आप अपना पहला कदम करें, पहला निवेश करें या जीवन के किसी भी हिस्से में शुरू करें, तो आपको तत्काल उसका कोई विकल्प खोजना शुरू कर देना चाहिए, ताकि किसी चीज़ के गड़बड़ होने पर दिक्कत न हो। प्लान बी विकसित करें। 19वीं सदी में जर्मनी के आयरन चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क को अपने युग का बेहतरीन नेता माना जाता है। उन्होंने प्रतिस्पर्धा राष्ट्रों, प्रांतों और शक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर जर्मनी को एकीकृत देश बनाने का काम किया। उनका राजनीतिक जीवन सौदेबाजी की अंतहीन प्रक्रिया था, इसमें हार जीत लगी रहती है। बिस्मार्क की शोहरत यह थी कि वे अपने मुख्य योजना पर सौदेबाजी शुरू करने से पहले ही बैकअप योजना बना लेते थे। यह प्लान बी या बिस्मार्क प्लान के रूप में मशहूर हुआ। आपके पास भी अपने व्यवहारिक और व्यक्तिगत जीवन के प्रमुख हिस्सों के लिए प्लान बी हमेशा होना चाहिए। आपका प्लान बी क्या है? अगर आपकी वर्तमान नौकरी, करियर या कार्य की दिशा में बाधाएं आए तो आपका बैकअप प्लान क्या है? अगर आपके वर्तमान निवेश कारगर न हो या आपकी सर्वश्रेष्ठ ढंग से बनाई गई योजनाएं काम न करें तो आपका बैकअप प्लान क्या है? आपके विकल्प क्या हैं? आप क्या करेंगे अगर आप कल सड़क पर आ जाए या आपको दोबारा शुरू करना पड़े? आपके पास जितने ज़्यादा विकल्प होंगे उतनी ही ज़्यादा मानसिक स्वतंत्रता होती है। किसी भी स्थिति में आप जितने ज़्यादा विकल्प सोचेंगे और विकसित करते हैं, आपके पास उतनी ही ज़्यादा शक्ति होती है। आप जिस योजना पर काम कर रहे हैं उसके असफल होने पर जितनी ज़्यादा वैकल्पिक योजनाएं होती हैं, आपके पास उतनी ही ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। इसलिए ज़िंदगी में आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यह कर सकते हैं कि अपने कार्य की स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ा ले। चाहे इस वक्त चीज़ें कितनी ही अच्छी हो रही हैं, विकल्प तैयार करने की रचनात्मकता का लगातार इस्तेमाल करें। दीर्घकालीन सोच। अपने बिजनेस और करियर में आपका अंतिम लक्ष्य यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना है। हमारे समाज में सारी उन्नति, सारी आर्थिक सफलता किसी न किसी तरह मूल्य जोड़ने से मिलती है। जब आप मूल्य जोड़ते हैं तो आप बढ़ी हुई आमदनी, लाभ, डिविडेंड के रूप में खुद उस मूल्य का थोड़ा हिस्सा पा लेते हैं। यह बाजार के अर्थशास्त्र या बुनियाद का नियम है और ज़्यादातर मूलभूत आर्थिक नियमों की तरह हमारे वर्तमान समाज में काम कर रहे अधिकांश लोग इसे या तो जानते नहीं हैं या फिर गलत समझते हैं। अपने विचार मंथन अभ्यास में आप एक सवाल यह पूछते हैं कि मैं आज अपने ग्राहकों के लिए अपना मूल्य बढ़ाने की खातिर क्या कर सकता हूँ। आप पूछ सकते हैं, मेरे आदर्श ग्राहक कौन है? मैं अपने आदर्श ग्राहकों को सामान खरीदने के लिए ज़्यादा आकर्षित करने हेतु क्या कर सकता हूँ? सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि आप खुद से यह पूछें, मुझे ठीक उसी तरह के ग्राहक पाने के लिए क्या करना होगा जिन्हें मैं पाना चाहता हूँ। आप कौन सी चीज़ ज़्यादा कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं ताकि आप उस तरह के ज़्यादा ग्राहकों के हकदार हो जाए जिन्हें आप सचमुच चाहते हैं। अपना मूल्य लगातार बढ़ाएं। हमेशा किसी न किसी तरह ज़्यादा तेज, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सस्ता या ज़्यादा सहजता से काम करके अपने मूल्य में वृद्धि करने के तरीके तलाशने के लिए अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करते रहें। जिस तरह डिजर्व शब्द की लैटिन जड़ का मतलब है सेवा से, उसी तरह आपको भी अपने ग्राहकों की बेहतर सेवा करके ज़्यादा बड़े पुरस्कार का हकदार बनने के तरीकों की हमेशा तलाश करनी चाहिए। अंतिम विश्लेषण में समाज के एक सदस्य के रूप में, आर्थिक प्रणाली के खिलाड़ी के रूप में आपको दौलत और पुरस्कार अपनी इसी योग्यता के बदौलत मिलने कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लोगों की कितनी बेहतर सेवा कर सकते हैं। हर दिन अपनी कंपनी, अपने उद्योग और अपने संसार के प्रति खुद को ज़्यादा मूल्यवान बनने के तरीके तलाशते रहें। इसके लिए अपनी बुद्धि और रचनात्मकता का इस्तेमाल करें। यह व्यक्तिगत प्रतिभा की सच्ची पहचान है। अपनी जन्मजात रचनात्मकता का ताला खोलें। नंबर 1, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य या अपनी सबसे बड़ी समस्या को लिख लें। इसे एक कागज़ के ऊपर सवाल के रूप में लिखें। फिर खुद को अनुशासित करें कि आप उस सवाल के 20 जवाब लिखिए और उनमें से किसी एक जवाब पर तत्काल अमल करें। नंबर 2, हर समस्या से निपटने की सुनियोजित नीति बनाएं। सबसे पहले उसे स्पष्टता से परिभाषित करें, फिर संभावित समाधान खोजें, इसके बाद निर्णय लें और फिर जल्द से जल्द उस समाधान पर अमल करें। नंबर 3, कागज़ पर सोचें। हर समस्या या लक्ष्य के हर विवरण को लिख लें और फिर समस्या को सुलझाने या लक्ष्य को हासिल करने के सरल व्यवहारिक तरीकों की तलाश करें। नंबर 4, पहचानें कि अगले कुछ महीनों में आपके साथ कौन सी सबसे अच्छी और सबसे बुरी घटनाएं हो सकती हैं। यह तय करें कि आप सबसे बुरे परिणामों को कम करने या लाभों को अधिकतम करने या सबसे अच्छे परिणामों की संभावना को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। आपके पास जितने विकल्प होते हैं उतनी ही स्वतंत्रता होती है। अपने व्यवहारिक और व्यक्तिगत जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए प्लान बी तैयार करें। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।